नमस्कार एंड वेलकम टू माइंड मैप वाला योर स्मार्ट रिवीजन हब। कैलकुलस से ही मैथ्स का पेपर डिसाइड होता है, इसलिए क्लैरिटी यहाँ सबसे ज़रूरी है। आज हम क्लास 12th गणित की दुनिया में एक गहरा गोता लगाने वाले हैं, ख़ास तौर पर उस हिस्से में जिससे कई छात्रों को डर लगता है, कैलकुलस। हमारे पास ये रिवीजन स्लाइड्स हैं और हमारा मिशन है इनकी मदद से 35 अंकों की तैयारी को एकदम पक्का करना। बिल्कुल सही कहा। और जैसा कि हम इस पाई चार्ट में देख सकते हैं, कैलकुलस अकेले 35 अंकों का है। 35 अंक? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात, अगर इसमें हम वेक्टर्स और 3D को जोड़ दें तो लगभग 50% पेपर इन्हीं यूनिट से आता है। मतलब इन पे पकड़ मजबूत हो तो आधा पेपर तो कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। तो चलिए नींव से शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलस की इमारत की नींव है संबंध एवं फलन, यानी रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो 8 अंकों का है। चलिए इसकी एक एक बात को खोलते हैं। संबंधों के प्रकार और फलनों के प्रकार। पहले संबंधों को समझते हैं। जब भी कोई संबंध जांचने के लिए दिया जाता है तो हमें 3 कसौटियों पर उसे परखना होता है। पहली है स्वातुल्य। रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव मतलब खुद से रिश्ता। हाँ। इसका सीधा सा मतलब है, क्या हर एलिमेंट खुद से जुड़ा हुआ है? क्या a, उस संबंध का हिस्सा है? मतलब अगर सेट में 1, 2, 3 हैं, तो क्या 1, 1, 2, 2 और 3, तीनों उस रिलेशन में मौजूद हैं? बिल्कुल। दूसरी कसौटी है सममित, सिमेट्रिक। ये दोस्ती जैसा है। अगर a, b संबंध में है तो क्या इसका उल्टा b, a भी उस संबंध में है? अच्छा, और तीसरी है संक्रामक, ट्रांजिटिव। ये कहती है कि अगर a, b है और b, c है तो क्या a और c के बीच भी सीधा कोई संबंध है? और जब कोई संबंध इन तीनों परीक्षाओं में पास हो जाता है तब उसे हम तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। हाँ, और यहाँ पर छात्र सबसे आम गलती करते हैं। क्या? वो सीधे निष्कर्ष लिख देते हैं। एग्जामिनर यहाँ स्टेप देखता है। आपको तीनों को अलग अलग हेडिंग डालकर सिद्ध करना होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अच्छा, तो हर स्टेप के अंक होते हैं? बिल्कुल, सिर्फ कंक्लूजन लिखने से पूरे अंक नहीं मिलेंगे। ये तो हुई संबंधों की बात। अब आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, फलनों के प्रकार पर। फलनों में 2 मुख्य प्रकार हैं जिन पर सवाल बनते हैं। पहला है एकाइकी, 1-1। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हर इनपुट की एक यूनिक आउटपुट हो। इसे सिद्ध करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। आप fx1 = fx2 मानकर चलते हैं और उसे हल करते हैं। अगर आखिर में x1 = x2 आ जाए तो फलन 1-1 है। ठीक है। और दूसरा प्रकार है आच्छादक, ऑन्टो। उसकी क्या शर्त है? ऑन्टो का मतलब है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूटना चाहिए। मतलब हर आउटपुट के लिए कम से कम एक इनपुट मौजूद होना जरूरी है। तो इसे सिद्ध कैसे करते हैं? इसके लिए हम दिखाते हैं कि फलन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है। और मेरे ख्याल से इन दोनों का एक साथ होना बहुत खास है ना? बिल्कुल। जो फलन 1-1 और ऑन्टो दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। बाइजेक्टिव? और यही खासियत उसे इन्वर्टेबल बनाती है, यानी केवल उसी फलन का प्रतिलोम निकाला जा सकता है। ये 1 नंबर के सवाल में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कैलकुलस की भाषा समझने के बाद अब हम इसकी पहली कहानी पर आते हैं, डिफरेंशिएशन। इसका पहला पड़ाव है सातत्य तथा अवकलनीयता, मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी में फाइंड के वाले सवाल बहुत आम हैं। सातत्य का सबसे सहज विचार ये है कि अगर आप किसी फलन का ग्राफ बना रहे हैं और आपको बिना पेन उठाए पूरा ग्राफ बनाने का मौका मिले तो वो फलन संतत है। कहीं कोई ब्रेक या जंप नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन परीक्षा में इसे साबित कैसे करें? उसके लिए हमारे पास एक मूल मंत्र है, LHL = RHL = f(c). बिल्कुल। मतलब किसी बिंदु C पर फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों हूबहू बराबर होने चाहिए। हाँ, क्योंकि फलन को कंटिन्यूस दिया होता है, आप दोनों को बराबर रखते हैं और k का मान मिल जाता है। अच्छा, अभी तक तो हम सिंपल फंक्शंस की बात कर रहे थे, पर असल में तो फंक्शंस के अंदर फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन के अंदर x²। इनको कैसे हैंडल करें? मुझे लगता है यहाँ चेन रूल का असली जादू दिखता है। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। चेन रूल के बिना डिफरेंशिएशन अधूरा है। इसका आसान मतलब क्या है? इसका आसान मतलब है, पहले बाहरी फलन का अवकलन करें
और फिर अंदर वाले फलन के अवकलन से गुणा करें। सही, जैसे प्याज के छिलकों की तरह आप बाहर से अंदर की ओर एक एक करके डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन एक्स स्क्वायर में पहले साइन का कॉज एक्स स्क्वायर होगा। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अंदर का फंक्शन एक्स स्क्वायर भी तो बदल रहा है। हमें उसके बदलाव की दर यानी 2x से गुणा करना पड़ता है। यही वो जगह है जहां छात्र सबसे ज्यादा गलती करते हैं, है ना? अंदर वाले फलन का डेरिवेटिव भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये 2x एक तरह का करेक्शन फैक्टर है जिसे भूलना नहीं है। तो अब जब हमारे पास डेरिवेटिव जैसा शक्तिशाली टूल आ गया है, तो इसका असल दुनिया में इस्तेमाल कहाँ है? यहीं से शुरू होता है अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब AOD। बिल्कुल, इसका पहला एप्लीकेशन है ये पता लगाना कि कोई फलन कब बढ़ रहा है इंक्रीजिंग और कब घट रहा है डिक्रीजिंग। इसका नियम तो काफी सीधा है। बहुत सरल है। फलन का डेरिवेटिव f-x निकालिए। अगर किसी इंटरवल में f-x पॉजिटिव है तो फलन उस इंटरवल में वर्धमान है, और अगर नेगेटिव है तो ह्रासमान। सही। पर यहाँ एक चेतावनी है, उत्तर में ओपन और क्लोज्ड ब्रैकेट्स का बहुत ध्यान रखना होता है। या प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एक गलत ब्रैकेट से अंक कट सकते हैं। हाँ। और AOD का एक और सीधा साधा टॉपिक है स्पर्श रेखा और अभिलंब, मतलब टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ये पूरी तरह से फॉर्मूला पर आधारित है। आपको बस 3 चीजें चाहिए: बिंदु x1, y1, उस बिंदु पर dy/dx की वैल्यू जो आपको स्लोप m देगी, और नॉर्मल का स्लोप जो -m होता है। फिर बस y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 में मान रखना है। बिल्कुल। चलिए, अब AOD के उस सवाल पर आते हैं जो 5 अंक पक्के कर सकता है, मैक्सिमा और मिनिमा, खासकर इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है। ये सवाल देखने में मुश्किल लगते हैं, पर इन्हें हल करने का एक 5 चरणीय ढांचा है। 5 स्टेप्स, वो क्या है? स्टेप 1, गिवन। सवाल पढ़कर एक चित्र बनाएं और वेरिएबल्स तय करें। स्टेप 2, कंस्ट्रेंट। सवाल में दी गई शर्त जैसे गिवन वॉल्यूम का उपयोग करके एक वेरिएबल को दूसरे के पदों में लिखें। ठीक है, फिर? स्टेप 3, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब वो फलन z बनाएं जिसे आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। इसे सिंगल वेरिएबल में ले आएं। स्टेप 4, क्रिटिकल पॉइंट्स। z का डेरिवेटिव निकालें और उसे 0 के बराबर रखकर x का मान निकालें। और आखिरी स्टेप? स्टेप 5, टेस्ट। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालें। अगर ये नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक सिलिंड्रिकल कैन बनाना है जिसका वॉल्यूम फिक्स है, पर हम चाहते हैं कि उसे बनाने में कम से कम मेटल लगे। हाँ, मतलब उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। बिल्कुल। यहां भी यही 5 स्टेप्स लगेंगे। कंस्ट्रेंट होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। हर स्टेप के अंक होते हैं, इसलिए कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर टेस्ट के दौरान सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए तो? बहुत अच्छा सवाल है। अगर f' शून्य आ जाए तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर वापस जाना पड़ता है। हम क्रिटिकल पॉइंट के आसपास f' का साइन चेक करते हैं। अच्छा, तो ये थी कैलकुलस की पहली कहानी, डिफरेंशिएशन। अब सिक्के के दूसरे पहलू पर चलते हैं, इंटीग्रेशन। बिल्कुल, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। पहले बात करते हैं अनिश्चित समाकलन की। यहाँ 3 मुख्य विधियां हैं। पहली है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं? इसमें हम फलन के अंदर एक छिपे हुए रिश्ते को पहचानते हैं, जहां एक हिस्सा दूसरे का डेरिवेटिव हो, फिर हम उस हिस्से को t मानकर सवाल को आसान बना लेते हैं। ठीक है। दूसरी विधि है आंशिक भिन्न, पार्शियल फ्रैक्शंस। ये रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है, एक जटिल भिन्न को उसके सरल हिस्सों में तोड़ने का तरीका। ये तब काम आती है जब डिनोमिनेटर को फैक्टर्स में तोड़ा जा सके। और तीसरी है खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये तब लगती है जब 2 अलग-अलग तरह के फलन मल्टीप्लाई हो रहे हों। इसमें u किसे मानना है, ये कैसे तय करते हैं? इसके लिए आइलैट नियम हमारी मदद करता है। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रा, ट्रिग, एक्सपोनेंशियल। जो इस क्रम में पहले आता है उसे पहला फलन u मानते हैं। और एक छोटी सी चीज जो अक्सर बड़े बड़े अंक कटवा देती है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। डिफरेंशिएशन करते समय कांस्टेंट 0 हो जाता है तो इंटीग्रेट करते समय हमें उसे वापस लाना पड़ता है। सही बात है। ये तो हुई इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात। अब निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल्स पर आते हैं।
यहाँ प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, प्रॉपर्टीज के बिना डेफिनेट इंटीग्रल्स के सवाल बहुत लंबे हो सकते हैं और सभी प्रॉपर्टीज में से एक किंग प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx equals to इंटीग्रेशन 0 to a f of a minus x dx। ये तो ठीक है, पर परीक्षा के दबाव में कैसे पहचाने कि यही प्रॉपर्टी लगानी है? इसकी एक बहुत अच्छी पहचान है। इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद अक्सर डिनोमिनेटर वही रहता है, लेकिन न्यूमरेटर बदल जाता है। अच्छा। जब आप ओरिजिनल इंटीग्रल और नए इंटीग्रल को जोड़ते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं और सवाल चुटकियों में हल हो जाता है। समझ गया। अब कैलकुलस के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। वक्र के नीचे का क्षेत्रफल, एरिया अंडर द कर्व, कैसे निकालें? इसका मूल कॉन्सेप्ट है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b y dx। हम पूरे क्षेत्रफल को बहुत सारी पतली पतली वर्टिकल स्ट्रिप्स में बटा हुआ मानते हैं और इंटीग्रेशन से उन्हें जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक टिप जो बहुत समय बचा सकती है, वो है सममिति का इस्तेमाल करना। बिल्कुल, जैसे अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो आप सिर्फ पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालकर उसे 4 से गुणा कर दें। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। और कैलकुलस का अंतिम अध्याय अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहले बेसिक्स, ऑर्डर मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव और डिग्री मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव की घात। और इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है? वो है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका सवाल लगभग हर साल आता है। इसे हल करने का क्या तरीका है? स्टेप 1, समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी dy by dx plus py is equal to q में लाएं और if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें जो होता है e इंटीग्रेशन p dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक जादुई चीज जैसा लगता है। इसका असली काम क्या है? इसका जादू ये है कि जब हम इसे पूरी समीकरण से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड अपने आप d dx y into if में बदल जाती है। और फिर उसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। इसके बाद बस फाइनल सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना है। y into if equals इंटीग्रल q into if dx plus c। तो हमने कैलकुलस के पूरे सफर को देख लिया। चलिए उन सामान्य गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे छात्रों को बचना चाहिए। 4 मुख्य गलतियां हैं। पहली, अनिश्चित समाकलन में प्लस c भूलना। दूसरी, चेन रूल लगाते समय अंदर वाले फलन का डेरिवेटिव करना भूल जाना। ये बहुत आम है। तीसरी, शो दैट वाले प्रश्नों में स्टेप्स छोड़ना। बिल्कुल। और चौथी, एरिया या वॉल्यूम के सवालों में उत्तर के साथ यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स न लिखना। कहते हैं कि कैलकुलस से ही मैथ्स का पेपर डिसाइड होता है और इसीलिए इसमें क्लैरिटी सबसे जरूरी है। बिल्कुल। और आज हम इसी कैलकुलस के दूसरे और सबसे अहम हिस्से की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ, आज हम 3 बहुत जरूरी चैप्टर्स को डिकोड करेंगे: इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि सवालों को देखने का नजरिया बदलना है, ताकि बोर्ड एग्जाम्स के 5 मार्कर्स और जेई के +4 मार्क्स दोनों पक्के हो सकें। तो रणनीति साफ है, पैटर्न को पकड़ना है, रटना नहीं। चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, इंटीग्रल्स। इसे अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन का खेल कहा जाता है। ऐसा क्यों? मतलब इसमें ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ट्रांसफॉर्मेशन का खेल इसलिए कहते हैं क्योंकि हर इंटीग्रेशन का सवाल, खास तौर पर इंडेफिनिट इंटीग्रल, वो एक छुपे हुए रूप में होता है। अच्छा। आपका काम है उसे मैनिपुलेट करके या कहिए ट्रांसफॉर्म करके एक ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जिसका जवाब आपको पहले से पता हो। मतलब हर सवाल एक पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होना चाहिए? कहाँ से शुरू करें? सबसे पहला और सबसे बुनियादी कदम है सब्स्टिट्यूशन मेथड को चेक करना। यह आपका पहला चेक पॉइंट होना चाहिए। आपको सवाल देखकर सोचना है कि क्या इसमें कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, मतलब f of x और f' दोनों एक साथ मौजूद हैं। अच्छा, जैसे कि फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। एकदम सही। इंटीग्रेशन f'(x/fx dx वाला फॉर्म इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। जैसे ही ये पैटर्न दिखे, आप f of x को t मान लेते हैं और पूरा सवाल dt में बदल जाता है, जिसका जवाब log t + c होता है। बिल्कुल, यानी log f of x + c। ये पहला दाव है और सबसे ज्यादा काम यही आता है। लेकिन कई बार ये डेरिवेटिव इतना सीधा सीधा नहीं दिखता। एक टॉपर शॉर्टकट का जिक्र है जो x वाले सवालों से जुड़ा है। वो क्या है? ये एक
बेहद जरूरी पैटर्न है और इस पर सवाल लगभग हर साल बनता है। इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस f-x dx। अगर सवाल इस फॉर्मेट में है तो आपको असल में इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब सीधा जवाब? हाँ, इसका सीधा जवाब है ex fx प्लस c। ये तो कमाल का शॉर्टकट है, पर ये काम क्यों करता है? ये कोई जादू नहीं, ये डिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट रूल का उल्टा है। अगर आप ex fx को डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल से आपको ex f-x प्लस fx ex ही मिलता है। हम बस उस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। समझ गई। तो ये शॉर्टकट असल में प्रोडक्ट रूल को पहचानना है। इसका कोई ऐसा उदाहरण है जहां ये पैटर्न थोड़ा छुपा हुआ हो? बिल्कुल। पिछले सालों का एक बहुत मशहूर सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 3 इंटू x माइनस 1 क्यूब ex dx। पहली नजर में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, यहां तो मैं भी फंस जाती। इसे उस शॉर्टकट वाले फॉर्म में कैसे लाएंगे? ट्रिक यहां न्यूमरेटर मतलब x माइनस 3 में है। हम इसे डिनोमिनेटर जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। हम x माइनस 3 को x माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x माइनस 1 का क्यूब dx। एकदम सही। अब ये स्प्लिट हो गया तो ये बना ex 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर 2x माइनस 1 का क्यूब dx। अब दिख रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखिए, अगर fx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ठीक माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का क्यूब होता है। तो ये सीधा हमारे शॉर्टकट वाले फॉर्म में आ गया, ex fx प्लस f-x dx। और जवाब हुआ ex 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c। इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट होता है, इसलिए ये मैनिपुलेशन जानना बहुत जरूरी है। ये वाकई शानदार है। पर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन और ये ex वाला शॉर्टकट दोनों ही काम न करें, तब हमारे पास क्या हथियार हैं? तब हम अपने 3 स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन मेथड्स पर आते हैं। पहला है स्पेशल फॉर्म्स। इसमें 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं, जैसे 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इन्हें तो याद करना ही पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं है। और अगर सवाल इन 6 फॉर्मूलों में भी फिट ना हो रहा हो, जैसे वो बड़े बड़े रैशनल फंक्शंस आते हैं, उनके लिए हमारा दूसरा और बहुत ताकतवर हथियार है पार्शियल फ्रैक्शंस। ये मेथड ऐसे ही फंक्शंस को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ने के लिए बनाया गया है, मतलब a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b जैसे हिस्सों में। ठीक है। और तीसरा मेथड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है? खासतौर पर वो आइलेट रूल क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब काम आता है जब 2 बिल्कुल अलग तरह के फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, जैसे x sin x। यहां u और v किसे मानना है, ये फैसला हम आइलेट रूल से करते हैं। इनवर्स, लॉग, एल्जेब्रिक। ट्रिकोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। जो फंक्शन इस लिस्ट में पहले आता है उसे u मानते हैं। ये रूल बस ये सुनिश्चित करता है कि हमारा इंटीग्रेशन आसान हो, मुश्किल नहीं। तो ये तो हुई इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की बात, लेकिन अब आते हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स पर। और मैंने सुना है कि इसमें किंग्स प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। डेफिनिट इंटीग्रल्स में किंग्स प्रॉपर्टी ज्यादातर लंबे सवालों को हल करने की चाबी है। प्रॉपर्टी है इंटीग्रल f(x) dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू इंटीग्रल f of a plus b minus x dx from a to b। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि किसी सवाल में यही प्रॉपर्टी लगानी है? इसका एक बहुत साफ संकेत है। ये प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल करें जब इसे लगाने के बाद डिनोमिनेटर सेम रहता है पर न्यूमरेटर बदल जाता है। अच्छा। अक्सर ऐसा करने के बाद जब आप ओरिजिनल इंटीग्रल और नए इंटीग्रल को जोड़ते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसल होकर एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन बना देते हैं। इसमें एक चीट कोड का भी जिक्र है जो b-a 2 बताता है। क्या वो हमेशा काम करता है? वो एक ऑब्जर्वेशन है, खास तौर पर जब लिमिट्स 0 से π/2 हों, तब जवाब अक्सर π/2 0 स्क्वायर इज इक्वल टू π4 आता है। एमसीक्यूज में टाइम बचाने के लिए अच्छा है, पर बोर्ड एग्जाम्स में पूरे स्टेप्स दिखाने होंगे। और इसी प्रॉपर्टी का इवन ऑड फंक्शन से भी कोई कनेक्शन है? हाँ, ये उसी का एक स्पेशल केस है। जब लिमिट सिमेट्रिक हो, मतलब -a से a, तो सबसे पहले फंक्शन चेक करें। अगर फंक्शन ऑड है तो जवाब सीधा 0 होगा, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। और अगर इवन है तो इंटीग्रल 2 इंटू 0 टू a f of x dx बन जाता है। कैलकुलेशन आधी हो जाती है। ठीक है। डेफिनिट इंटीग्रल्स में एक और चीज है जो डराती है, मॉड्यूलस वाले सवाल, वो वी शेप वाला ग्राफ।
उसे कैसे हैंडल करें? मॉड्यूलस का मतलब है टोटल एरिया, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अप्रोच बहुत सीधी है। सबसे पहले वो टर्न पॉइंट निकालें जहां मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है। और उस टर्न पॉइंट का क्या करना है? आपको अपने इंटीग्रल को उस पॉइंट पर 2 हिस्सों में तोड़ देना है। जैसे इंटीग्रल x + 1 dx फ्रॉम -4 to 2 में टर्न पॉइंट है x = -1। तो हम इंटीग्रल को -4 से -1 और -1 से 2 इन 2 हिस्सों में स्प्लिट कर देंगे और फिर साइंस का ध्यान रखकर इंटीग्रेट करेंगे। तो अब तक हमने चेंज को एक्यूमुलेट करना सीखा, लेकिन इस कैलकुलेशन का असल मतलब क्या है? शायद अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स AOI इसी क्यों का जवाब देता है। ये 100% गारंटीड और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ना? बिल्कुल। AOI वो चैप्टर है जहां इंटीग्रेशन का असली विजुअल मीनिंग समझ आता है। और हाँ, इससे 5 मार्क का सवाल आना लगभग तय है। तो इसमें पूरे मार्क्स लाने के लिए प्रोसेस क्या है? पहला कदम, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, जहां आधे मार्क्स छिपे होते हैं, वो है रफ स्केच बनाना। आपको पैराबोला, सर्कल, लाइन का एक साफ सुथरा स्केच बनाना ही बनाना है। एग्जामिनर यहाँ स्टेप देखता है और स्केच बनाने के भी मार्क्स होते हैं। स्केच बन गया, उसके बाद हमें इंटीग्रेशन की लिमिट्स कैसे मिलेंगी? स्केच के बाद दूसरा कदम है कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो पॉइंट्स निकालें जहां वो एक दूसरे को काट रहे हैं। यही पॉइंट्स हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनते हैं। और आखिरी कदम इंटीग्रेशन का, इसमें कोई खास बात ध्यान में रखनी है? तीसरा और फाइनल स्टेप है इंटीग्रेट करना। ज्यादातर सवालों में एक वर्टिकल स्ट्रिप मतलब dx लेकर एरिया = इंटीग्रल y dx फॉर्मूला इस्तेमाल करना सबसे सेफ रहता है। यहाँ प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। एरिया को शेड करें, स्ट्रिप को दिखाएं। और जब 2 कर्व्स के बीच का एरिया निकालना हो, वहां गलती की क्या गुंजाइश होती है? वहां मास्टर फॉर्मूला है, एरिया = इंटीग्रल y ऊपर -y नीचे dx। यहाँ सबसे आम गलती अपर और लोअर कर्व्स की अदल बदल करने की होती है। अच्छा। हमेशा आपके स्केच को देखकर फैसला होगा। जो कर्व ऊपर दिख रहा है उसकी y की वैल्यू में से नीचे वाले कर्व की y की वैल्यू को घटाएं। अगर उल्टा कर दिया तो जवाब नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने चेंज को एक्यूमुलेट किया और फिर उसे विजुलाइज किया। अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा, डिफरेंशियल इक्वेशंस। बिल्कुल, डिफरेंशियल इक्वेशंस चेंज के रेट और स्टेट के बीच का रिश्ता बताती हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसते हैं पहली सीढ़ी पर ही, ऑर्डर और डिग्री पहचानने में। हाँ, ऑर्डर तो फिर भी आसान लगता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लो, लेकिन डिग्री में नॉट डिफाइन वाला मामला क्या है? ऑर्डर तो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, सही है, लेकिन डिग्री जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर होती है उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि इक्वेशन अपने डेरिवेटिव्स में एक पॉलिनोमियल होनी चाहिए। इसका मतलब ये कि कोई भी डेरिवेटिव किसी और फंक्शन के अंदर फंसा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपको sin y डैश log dy dx या e y डबल डैश जैसा कुछ भी दिखे तो उस इक्वेशन की डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। ये 1 मार्क क्वेश्चंस में एक बहुत ही कॉमन ट्रैप है। ठीक है, और सॉल्विंग मेथड्स के लिए क्या सोचना चाहिए? एक सीक्वेंस में चेक करना चाहिए। सबसे पहले चेक करें वेरिएबल सेपरेबल। क्या आप x वाले टर्म्स को dx के साथ और y वाले टर्म्स को dy के साथ अलग अलग कर सकते हैं? और अगर वेरिएबल सेपरेट ना हो पाए तो चेक करें कि क्या इक्वेशन होमोजीनियस है। इसकी पहचान है कि इक्वेशन को dy dx = fy yx फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर हाँ, तो y = vs सब्स्टिट्यूशन इसका ब्रह्मास्त्र है। और वो एक मस्ट डू टॉपिक है जिस पर सवाल आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बताई गई है। वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी LDE। बोर्ड एग्जाम्स में इस पर सवाल आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसका एक बिल्कुल फिक्स्ड पैटर्न है। तो वो फिक्स पैटर्न क्या है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है dy dx + py = q। इसे सॉल्व करने के 2 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालें जो होता है e, इंटीग्रेशन pdx। और स्टेप 2, सॉल्यूशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, y if = इंटीग्रेशन qif dx + c। अगर आपने ये 2 स्टेप सही से कर लिए तो पूरे मार्क्स पक्के हैं। क्या इसमें भी एग्जामिनर कोई ट्रिक डाल सकता है? हाँ, एक कॉमन ट्रिक है। कई पूर्ण सवाल सीधे इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया होता, उसे पहले मैन्युपुलेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ता है। जैसे एक PYQ में ddx ऑफ xy टर्म था, जिसे प्रोडक्ट रूल से एक्सपैंड करना पहला कदम था। यही वो क्रिटिकल स्टेप है जहां ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। एग्जाम से ठीक पहले लास्ट 24 आवर्स में रिवाइज करने के लिए एक क्विक माइंड मैप समरी हो जाए। बिल्कुल। इंटीग्रल्स में EFX + f' वाला शॉर्टकट और किंग्स प्रॉपर्टी जरूर देखें। ठीक है, और AOI के लिए? AOI का फ्लो फिक्स है, स्केच अ ग्राफ, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स, इंटीग्रेट यूजिंग इंटीग्रेशन y ऊपर y लोअर dx।
और आखिर में डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले LDE का फॉर्म dy/dx + py = q चेक करें। अगर वो ना हो तो होमोजीनियस y = vx चेक करें। तो मूल मंत्र यही है, पैटर्न्स रोट लर्निंग। एकदम सही। पैटर्न समझिए, रटना नहीं है। अप्रोच क्लियर हो तो कैलकुलस भी स्कोरिंग बन जाता है। हमारी इस चर्चा से उम्मीद है कि कैलकुलस पार्ट 2 का डर जरूर कम हुआ होगा। तो लिसनर को हम क्या सोचने के लिए छोड़ सकते हैं? हमने बात की कि डिफरेंशियल इक्वेशंस चेंज के रेट को डिस्क्राइब करती हैं। क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया में, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ या रेडियो एक्टिव डिके, कौन सी रियल लाइफ फिनोमेना इन्हीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मॉडल की जा सकती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है सोचने के लिए। आज हम मैथमेटिक्स का फाइनल और कह सकते हैं सबसे स्कोरिंग पार्ट की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री, ये वो चैप्टर्स हैं जो सिर्फ सवाल हल करने के बारे में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये सोचने के 3 अलग-अलग तरीकों को दिखाते हैं। और यही परीक्षा में रैंक तय करते हैं, क्योंकि इनमें रटने से ज्यादा समझ की जरूरत होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तीनों चैप्टर्स मिलकर एक कहानी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी हमें अनिश्चितता मतलब अनसर्टेनिटी से निपटना सिखाती है। सही है। वेक्टर्स हमें दिशा और परिमाण, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड की भाषा देते हैं। और 3D ज्योमेट्री उसी भाषा का इस्तेमाल करके हमारे आसपास के स्पेस को समझने में मदद करती है। तो आज हम सिर्फ फॉर्मूले नहीं रटेंगे, बल्कि उनके पीछे की जो सोच है उसे पकड़ेंगे, ताकि परीक्षा में सवाल कैसा भी घूम कर आए, हम उसे हल कर पाए। एकदम। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं उस चैप्टर से जो शायद सबसे ज्यादा दिमागी कसरत करवाता है, प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। हाँ, इसमें अक्सर लगता है कि जवाब या तो बहुत आसान है या फिर समझ से ही बाहर। बिल्कुल। यही तो प्रोबेबिलिटी की खूबसूरती है। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी विचार से, क्या है वो? कि जब हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो हमारी जो संभावनाएं हैं वो बदल जाती हैं। इसी को गणित की भाषा में कहते हैं सब प्रतिबंध प्रायिकता या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये इस बात का माप है कि ए के होने की संभावना कैसे बदलती है अगर हमें ये पता चल जाए कि बी तो हो चुका है। अच्छा, मतलब ये गिवन दैट वाला मामला है। बिल्कुल। जैसे अगर मैं कहूं कि आज बारिश होने की संभावना 30% है, लेकिन फिर मैं खिड़की से बाहर देखूं और काले बादल दिखें, तो अब बारिश होने की संभावना बदल जाएगी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। वो काले बादल देखना आपकी नई जानकारी है, यानी घटना F हो चुकी है। हाँ, घटना F हो चुकी है और उसके आधार पर बारिश होने यानी घटना E की नई प्रायिकता निकालना ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ओके। इसीलिए इसका फॉर्मूला P of EF = P of E and F upon P of F हमें बताता है कि अब हमारा जो पूरा सैंपल स्पेस है वो सिकुड़कर सिर्फ F तक सीमित हो गया है। अच्छा, उस सीमित दायरे में E के होने की क्या संभावना है? एकदम सही। और यहीं से मुझे लगता है गुणन प्रमेय या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी निकलता है ना? हाँ बिल्कुल। जब हमें दो घटनाओं के एक के बाद एक होने की प्रायिकता निकालनी होती है, खासकर जब पहली घटना का परिणाम दूसरे को प्रभावित करे, जैसे ताश की गड्डी से बिना वापस रखे पत्ते निकालना। हाँ, वो क्लासिक उदाहरण है। वो एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन या वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट, ये शब्द सवाल में एक बहुत बड़ा इशारा होते हैं। ये P of E and F का मतलब यही है, पहले E के होने की प्रायिकता और फिर ये मानते हुए कि E हो चुका है F के होने की प्रायिकता। सही है। लेकिन यहाँ एक बहुत आम गलती होती है जिसे समझना जरूरी है। क्या है वो? छात्र अक्सर इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाओं में उलझ जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं पर है बिल्कुल अलग। जी, इसे एक बार हमेशा के लिए साफ कर सकते हैं। जरूर। देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है अगर एक होगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता। जैसे एक सिक्के पर हेड और टेल बिल्कुल, एक साथ नहीं आ सकते। उनका इंटरसेक्शन 0 मतलब फाई है। ठीक है। दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट का मतलब है एक के होने या ना होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला और आपने एक पासा फेंका, मेरे सिक्के पर हेड आने का आपके पासे पर 6 आने से कोई लेना देना नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ शर्त है P of A intersection B = PA into PB। तो एक तरह से ये दोनों बिल्कुल विपरीत विचार हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ। अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसे इस चैप्टर का बॉस लेवल माना जाता है। हाँ, बेस थ्योरम। हाँ, बेस थ्योरम।
इसे रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? ये सिर्फ एक डरावना सा फॉर्मूला है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? बहुत अच्छा सवाल है। बेस थ्योरम असल में सबूतों के आधार पर अपनी सोच को अपडेट करने का गणित है। अच्छा, इसे दोबारा समझाइए। सोचिए, एक डॉक्टर एक मरीज को देखता है। मरीज में कुछ लक्षण हैं, मतलब इफेक्ट है। डॉक्टर उन लक्षणों के आधार पर बीमारी यानी कॉज का पता लगाने की कोशिश करता है। बेस थ्योरम ठीक यही करता है। हमें परिणाम पता होता है और हम स्रोत या कारण की संभावना खोज रहे होते हैं। मतलब ये फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड सोचता है। बिल्कुल। बैग ए से लाल गेंद निकलने की क्या प्रायिकता है, ये सीधा सवाल हुआ। हाँ, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल है। लेकिन एक लाल गेंद निकली है, वो बैग ए से ही निकली हो, इसकी क्या प्रायिकता है? ये उल्टा सवाल है। और यही बेस थ्योरम काम आता है। जब भी सवाल में आपको लगे कि आउटपुट दिया है और इनपुट का सोर्स पूछा जा रहा है, तो समझ जाइए कि ये बेस थ्योरम का केस है। इसका जो बड़ा सा फॉर्मूला है P of E equals P of EI into P of AIE upon sigma P of EJ into P of AEJ, वो असल में बहुत तार्किक है। वो कैसे? देखिए, नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है घटना A के होने के सारे संभव तरीके, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके। और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो है हमारा पसंदीदा तरीका, मतलब हमारा फेवरेबल केस। तो ये सिर्फ संभावनाओं का एक अनुपात है। अच्छा, तो ये तो वही बेसिक डेफिनेशन होगी प्रोबेबिलिटी की, फेवरेबल अपॉन टोटल। एकदम, बस थोड़ा फैंसी तरीके से लिखा गया है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन काफी लंबी हो सकती है। कोई ऐसा तरीका या टॉपर हैक है जिससे समय बचाया जा सके? हाँ, एक बहुत ही क्लासिक सवाल आता है, कम से कम एक की प्रायिकता निकालें। एटलीस्ट वन वाले सवाल। हाँ, जैसे 3 पासे फेंकने पर कम से कम एक बार 6 आने की क्या प्रायिकता है? इसे सीधा हल करने में आपको कई केस बनाने पड़ेंगे। हाँ, एक बार 6 आए, 2 बार 6 आए, तीनों बार 6 आए, बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत लंबा। इसका स्मार्ट तरीका है उल्टा सोचना। कैसे? आप एक भी बार 6 ना आने की प्रायिकता निकाल लीजिए, जो कि बहुत आसान है। ठीक है। और उसे 1 में से घटा दीजिए। P of at least 1 is equal to 1 minus P of none। ये आपको 80% समय बचाकर देगा और गलती की गुंजाइश भी कम होगी। ये शानदार है। तो प्रोबेबिलिटी में हमने सीखा कि नई जानकारी संभावनाओं को कैसे बदलती है जी। और कैसे हम परिणामों से कारणों तक पहुंच सकते हैं। जी। अब अनिश्चितता की दुनिया से निकलकर दिशा और स्पेस की दुनिया में चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स ये सिर्फ तीर के निशान नहीं है। ये भौतिकी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, हर जगह की आप कह सकती हैं फाउंडेशनल भाषा है। सही बात है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये 2 जानकारियां एक साथ लेकर चलते हैं। कितना यानी मैग्नीट्यूड और किस तरफ यानी डायरेक्शन। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वेक्टर्स को गुणा करने का एक नहीं बल्कि 2 तरीके हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा क्यों है? हम इन्हें आम नंबरों की तरह गुणा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वेक्टर्स के साथ हम 2 अलग-अलग तरह के सवाल पूछना चाहते हैं। अच्छा। पहला सवाल है, एक वेक्टर दूसरे की दिशा में कितना प्रभावी है, या 2 वेक्टर्स कितने अलाइंड हैं। इस सवाल का जवाब एक संख्या, एक स्केलर होता है। जैसे किसी वस्तु पर बल लगाने से वो बल की दिशा में कितना विस्थापित हुई, इसका परिणाम, कार्य मतलब वर्क, एक स्केलर है। हाँ, वो एक नंबर होता है। बस इस तरह के सवालों के लिए हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है। A डॉट बी बराबर AB cos थीटा। तो cos थीटा हमें उनके बीच का अलाइनमेंट बताता है। बिल्कुल। अगर वो लंबवत हैं तो cos 90 डिग्री 0, मतलब कोई प्रभाव नहीं, और डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। सही। और अगर समानांतर हैं तो cos 0 डिग्री 1, यानी अधिकतम प्रभाव। प्रक्षेप मतलब प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आता है ना? वहीं से आता है। ये एक वेक्टर की परछाई दूसरा पर देखने जैसा है। बिल्कुल सही। A डॉट बी का मतलब ही है कि A का कितना हिस्सा B की दिशा में है। ठीक है। अब आता है दूसरा सवाल जो हम पूछ सकते हैं। क्या हम 2 वेक्टर्स का उपयोग करके एक तीसरा वेक्टर बना सकते हैं जो उन दोनों से बिल्कुल अलग दिशा में हो? और वो दिशा उन दोनों के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर हो। हाँ। जैसे दरवाजे के हैंडल पर बल लगाने से दरवाजा एक तीसरी ही दिशा में घूमता है। सटीक उदाहरण। इस तरह के सवालों के लिए जहां परिणाम खुद एक वेक्टर हो और उसकी खास दिशा हो, हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है।
हाँ, A क्रॉस B इज इक्वल टू A B साइन थीटा कैप। और यहाँ कैप ही वो जादू की छड़ी है जो परिणाम को एक दिशा देती है जो A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा। इसीलिए इसका इस्तेमाल क्षेत्रफल मतलब एरिया जैसी चीजें निकालने में होता है, क्योंकि क्षेत्रफल की भी एक दिशा होती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर किसी सवाल में त्रिभुज या समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये सीधा इशारा है कि क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। सीधा इशारा। और अगर दो वेक्टर्स के बीच का कोण एंगल पूछा जाए तो कौन सा तरीका बेहतर है? यहाँ एक बहुत काम की रणनीति है। अगर सिर्फ कोण निकालना है तो हमेशा डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। डॉट प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि कॉस थीटा निकालना ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ संख्याओं से डील करना है। क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा निकालने में आपको पहले एक नया वेक्टर निकालना होगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना होगा। जो ज्यादा लंबा रास्ता है। हाँ, वो ज्यादा लंबा रास्ता है। तो एंगल के लिए गो फॉर द डॉट। और वो कौन सी आम गलती है जिससे यहाँ बचना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट में क्रम मतलब ऑर्डर का ध्यान न रखना। अच्छा। छात्र अक्सर वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B को वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A के बराबर मान लेते हैं, जबकि वो बराबर नहीं होते। उनकी दिशा उल्टी होती है, यानी वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू माइनस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A। ओ, तो एक माइनस साइन का फर्क आ जाता है। हाँ, और ये छोटी सी गलती पूरा सवाल गलत करा सकती है। डॉट प्रोडक्ट में क्रम से फर्क नहीं पड़ता, पर क्रॉस प्रोडक्ट में पड़ता है। समझ गया। तो वेक्टर्स हमें दिशा और परिमाण की शक्तिशाली भाषा देते हैं। अब इस भाषा का इस्तेमाल करके अपनी 3D स्पेस को समझने का समय है। जी। हमारा आखिरी चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री वेक्टर्स का व्यावहारिक खेल का मैदान है। यहाँ हम वेक्टर्स का उपयोग करके स्पेस में रेखाओं मतलब लाइंस की स्थिति और उनके बीच के संबंधों का वर्णन करते हैं। और अच्छी बात यह है कि नए सिलेबस के अनुसार अब हमें सिर्फ लाइंस पर ध्यान देना है। हाँ, प्लेन्स हटा दिए गए हैं, जो छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है। ये तो है। तो स्पेस में एक लाइन को कैसे परिभाषित करते हैं? हमें क्या जानकारी चाहिए होती है? सोचिए, अगर आपको किसी को स्पेस में एक सीधी सड़क का पता बताना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि पहले एक लैंडमार्क पर जाओ और फिर एक खास दिशा में चलते जाओ। बिल्कुल। आप कहेंगे पहले उस चौराहे वेक्टर A पर जाओ और फिर उस टावर वेक्टर B की दिशा में सीधे चलते जाओ। बस यही एक रेखा का वेक्टर समीकरण है। वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। इतना आसान है? हाँ, यहाँ वेक्टर A एक फिक्स्ड पॉइंट है जिससे रेखा गुजर रही है, और वेक्टर B वो वेक्टर है जो रेखा की दिशा बता रहा है। और लैम्डा? और लैम्डा एक पैरामीटर है जो बताता है कि आप उस दिशा में कितना आगे या पीछे गए हैं। ये तो बहुत सहज तरीका है इसे समझने का। अब उस टॉपिक पर आते हैं जो लगभग हर बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर पक्के करता है। मुस्कुराते हुए। द 5 मार्किंग। हाँ, द 5 मार्किंग। दो विषम तलीय रेखाओं मतलब स्क्यू लाइंस के बीच की न्यूनतम दूरी, इसका फॉर्मूला देखकर ही कई छात्र घबरा जाते हैं। मैं मानता हूं वो फॉर्मूला D इक्वल्स टू वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाय वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2। पहली नजर में डरावना लगता है, लेकिन अगर हम इसे तोड़कर समझें तो ये बहुत तार्किक है। सोचिए, 3D स्पेस में दो ऐसी लाइनें हैं जो न तो मिलती हैं न ही समानांतर है। जैसे एक फ्लाईओवर और उसके नीचे से जाने वाली सड़क। बिल्कुल सही, मैं यही उदाहरण देने वाली थी। अच्छा। उनके बीच की सबसे छोटी दूरी हमेशा उस रेखा के साथ होगी जो दोनों पर लंबवत हो। ठीक है। तो हमारा पहला काम है उस लंबवत दिशा को ढूंढना। और हमने अभी वेक्टर्स में क्या सीखा? दो वेक्टर्स के लंबवत वेक्टर कैसे मिलता है? उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो फॉर्मूले का वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 वाला हिस्सा हमें वही शॉर्टकट वाली दिशा दे रहा है। अरे वाह, तो ये तो जुड़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट हमें वो रास्ता बता रहा है जिस पर चल के दूरी सबसे कम होगी। हाँ। और बाकी का फॉर्मूला? अब हमें बस ये देखना है कि दोनों लाइनों के शुरुआती पॉइंट्स A1 और A2 को जोड़ने वाला वेक्टर मतलब A2 A1 उस शॉर्टकट वाली दिशा पर कितना बड़ा प्रक्षेप डालता है। प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। तो हम A2 A1 का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं B1 क्रॉस B2 के साथ
और अंत में उसे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए b1 क्रॉस b2 से भाग दे देते हैं। मतलब ये फॉर्मूला असल में 3 छोटे-छोटे लॉजिकल स्टेप्स का मेल है। बिल्कुल। इस तरह सोचने से तो ये फॉर्मूला अब एक कहानी जैसा लग रहा है, ना कि सिर्फ प्रतीकों का एक झुंड। क्या इसे हल करने के लिए कोई प्रैक्टिकल टिप है? सबसे बड़ी टिप है कि अगर सवाल कार्टेशियन फॉर्म में दिया हो, मतलब x माइनस x1 बटे a बराबर डॉट डॉट वाले फॉर्म में, तो उसे पहले वेक्टर फॉर्म में बदल लें। बिना सोचे सबसे पहले उसे वेक्टर फॉर्म r इक्वल्स a प्लस लैम्डा b में बदल लें। वेक्टर फॉर्म में ये लॉजिक लगाना और कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और कोई आम गलती? एक बहुत ही आम गलती है कि छात्र अंत में मॉड्यूलस मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू लगाना भूल जाते हैं। हाँ, दूरी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी नहीं, तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हमने अनिश्चितता से लेकर दिशा और फिर स्पेस तक का सफर तय कर लिया है। परीक्षा से ठीक पहले इन तीनों चैप्टर्स के लिए आपकी अंतिम सलाह क्या होगी? मेरी 3 अंतिम सलाह है। पहला, प्रोबेबिलिटी में सवाल की भाषा को पकड़ें। विदाउट रिप्लेसमेंट, एट लीस्ट, गिवन दैट, ये शब्द पूरे सवाल का मतलब बदल देते हैं। सही बात है। दूसरा, वेक्टर्स में उत्तर लिखते समय आई कैप, जे कैप और के कैप लगाना न भूलें। सिर्फ 2, 3, 4 लिखने से मार्क्स कट सकते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखना जरूरी है। ओके, प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है। हाँ, और तीसरा, 3D ज्योमेट्री में न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आज ही बिना देखे 5 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये लगभग तय है कि ये आपको पेपर में मिलेगा। ये बहुत ही ठोस सलाह है। शांत मन और स्पष्ट अवधारणाओं के साथ ये चैप्टर स्कोरिंग बन सकते हैं। क्लास 12 मैथ्स, और उसमें भी पूरे 100 में से 100। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे ना, पर यकीन मानिए अगर स्ट्रैटेजी सही हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। बस अगले कुछ मिनटों में हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो आपको इस मंजिल तक पहुंचा सकती है। देखिए, बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, बात है स्मार्ट वर्क की। तो इस मिशन 100 को ना हम 2 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, हमें ये जानना है कि आखिर पढ़ना क्या है, और दूसरा, पढ़ना कैसे है। दोनों ही मैं बता दूं बराबर के इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने मैदान को समझते हैं। मतलब किसी भी एग्जाम में टॉप करने के लिए ये जानना तो बहुत जरूरी है कि उसका पैटर्न क्या है, सवाल आते कहाँ से हैं। तो जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, साफ साफ दिख रहा है ना? सबसे बड़ा शेर कौन है? कैलकुलस, पूरे 35 मार्क्स। मतलब आपके टोटल मार्क्स का लगभग 44% तो यहीं से आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सबसे ज्यादा जोर कहाँ देना है। इसके बाद आता है वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री, जो 14 मार्क्स का है। अब बात करते हैं पेपर के स्ट्रक्चर की। ये 5 सेक्शंस में बटा होता है। सेक्शन ए में आपको मिलेंगे छोटे छोटे 1-1 नंबर वाले MCQs और असर्शन रीजन के सवाल। फिर जैसे जैसे आप सेक्शन बी, सी और डी की तरफ बढ़ेंगे, सवालों का लेवल और मार्क्स दोनों बढ़ते जाएंगे। और आखिर में आता है सेक्शन ई, जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो इस पूरे फॉर्मेट को दिमाग में रखना बहुत जरूरी। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या पढ़ना है। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी सवाल पर कि कैसे पढ़ना है। मतलब वो कौन से हथियार हैं जो हमें इस जंग में जीत दिलाएंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, सफलता का नाम कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको हर दिन लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, ये एक मैराथन है, और इसे जीतने के लिए रोज दौड़ना पड़ेगा। तो पहली और सबसे जरूरी चीज, हर एक थ्योरम, हर एक फॉर्मूला आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। मेरा तो ये सजेशन है कि एक अलग से छोटी सी नोटबुक बना लो, एक फॉर्मूला बुक। एग्जाम से ठीक पहले यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी क्विक रिवीजन के लिए। जैसे ये देखिए, इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब इन्हें याद करना कोई चॉइस नहीं है, ये तो कंपलसरी है। इनके बिना आप कैलकुलस का एक सवाल भी नहीं हिला पाएंगे, तो इन्हें तो बस रट लीजिए। फॉर्मूलों के साथ साथ कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स आखिर होता क्या है। बात सिर्फ डेफिनेशन रटने की नहीं है, बल्कि उसके पीछे के लॉजिक को समझने की है। ओके, तो हमने नॉलेज ले ली, कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन सबको जानने और एग्जाम हॉल के प्रेशर में उसे सही से अप्लाई करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस गैप को कैसे भरना है। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्या आप जानते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम के लगभग 40% सवाल, जी हाँ 40%, सीधे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एग्जाम्पल से उठाए जाते हैं? तो आप समझ सकते हैं कि उन्हें इग्नोर करना कितनी बड़ी गलती हो सकती है। चलिए एक असली सवाल देखते हैं। यह है एक assertion रीजन टाइप का क्वेश्चन। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ सिर्फ सही गलत नहीं बताना होता, बल्कि ये भी देखना होता है कि रीजन assertion को सही से एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। चलो देखते हैं। स्टेप 1, हम चेक करेंगे कि फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। f of x1 इज इक्वल टू f of x2 रखने पर हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, मतलब हाँ ये इंजेक्टिव है। अब स्टेप 2, सर्जेक्टिव के लिए चेक करते हैं। क्या हर इंटीजर y के लिए हमें एक इंटीजर x मिलेगा? स्टेप 3 में x की वैल्यू निकालते हैं जो आती है y + 5/3। अब स्टेप 4 में इसे टेस्ट करते हैं। मान लीजिए y इज इक्वल टू 2 है तो x की वैल्यू 7/3 आएगी, जो कि एक इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो हमारा फाइनल निष्कर्ष क्या हुआ? हमारा assertion A गलत है, लेकिन रीजन R अपने आप में एक सही डेफिनेशन है। बहुत बढ़िया। तो अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे फटाफट समराइज करते हैं। ये है आपकी फाइनल स्ट्रैटेजी, आपका मिशन डीब्रीफ। तो ये 6 बातें अपने दिमाग में बिठा लीजिए। पहला, कैलकुलस जैसे हाई वेटेज यूनिट्स पर फोकस करो। दूसरा, हर फॉर्मूला और थ्योरम को मास्टर कर लो। तीसरा, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज सॉल्व करो। चौथा, घड़ी लगाकर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस करो। पांचवा, एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो। और छठा, सबसे इंपॉर्टेंट, रोज प्रैक्टिस करो, कंसिस्टेंट रहो। तो आखिर में बस इतना याद रखिए कि सही दिशा में लगातार की गई मेहनत ही आपको 100 की स्कोर तक पहुंचाएगी। और अपनी तैयारी को और भी धार देने के लिए ये लाइन हमेशा याद रखना, माइंड मैप वाला पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। अब समय है अपनी तैयारी पर भरोसा करने का। आपने मेहनत की है और अब बस उसे आत्मविश्वास के साथ पेपर पर उतारना है। बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना है। अगर आपने ये 3 पार्ट्स ध्यान से समझे हैं तो क्लास 12 मैथमेटिक्स आपके लिए वाकई एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन चुका है। निश्चित रूप से। पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। सब्सक्राइब टू माइंड मैप वाला, योर रिवीजन पार्टनर। याद रखिए, पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। माइंड मैप वाला को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़े रहें स्टडी मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।